बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज से है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। वो हवा जो हम लंग्स के अंदर की तरफ लेके जाते हैं उसको इंस्पायर्ड एयर कहा जाता है, और वो हवा, वो एयर जो हम लंग्स से बाहर की तरफ निकालते हैं जिसको एक्सपायर्ड एयर कहा जाता है। तो उसकी कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है। तो अब हम ये चीजें पढ़ेंगे कि उस हवा में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। जब हवा अंदर की तरफ जाती है और हवा बाहर की तरफ आती है, जाहिर बात है उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। तो जो फर्क होगा वो हमें बता सकेगा कि कौन सी चीज बॉडी के अंदर रह जाती है और कौन सी चीज बॉडी से बाहर की तरफ आती है। तो हम इसकी एनालिसिस आसानी के साथ कर सकेंगे, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो हवा जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अगर आप एक कंटेनर में हवा को ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से हवा आप इकट्ठा कर ले और उसको एक कंटेनर के अंदर डाल दे, तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, मुख्तलिफ किस्म की चीजें मौजूद होगी, ठीक है। तो अब वो हवा जब हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ों की कंसंट्रेशन को देखा जाता है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो नॉर्मली जो एयर हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो उस एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% होती है, ठीक है। मतलब उसमें बाकी और भी गैसेस मौजूद है, तो 21% हमारे पास ऑक्सीजन है। बाकी जो हमारे पास जो एरिया बचता है, जो जितना परसेंटेज बचती है, उसमें बाकी की गैसेस मौजूद है। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 21% है। लेकिन अब उस एयर को हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं, एक्सपायर्ड एयर की बात करें तो एक्सपायर्ड एयर में 16% जो है वो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की। इससे क्या जाहिर होता है, इससे ये बात समझ में आती है कि 16 बाहर आया है और 21% अंदर की तरफ गया है। तो इसका मतलब है कि 5% जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रह गया। मतलब जो ऑक्सीजन आप अंदर लेके गए थे उसका सिर्फ 5% हिस्सा जो है वो आपकी ब्लड में शामिल हो गया, बकाया 16% जो है वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। हाँ, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो हर जगह तकरीबन 21%, लेकिन अगर आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। और जो ही आप मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है ना, तो इस वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। और जो ही आप समंदर की तरफ जाते हैं, मतलब सी लेवल पे जाते हैं, तो उधर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये बात लाजमी ज़हन में याद रखें, ठीक है। और इसलिए आपने मतलब जो है वो नोट किया होगा कि ऊपर जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो थोड़ी सी सफोकेशन होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है जब ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जाते हैं। और जब बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये वैसे कंसेप्चुअली मैंने आप लोगों को एक बात बताई। बाकी दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो हवा हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं, चूंकि फ्रेश एयर है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.04%, ठीक है। बहुत कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब गैसेस एक्सचेंज होती है तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होके लंग्स की तरफ आते हैं ब्लड के थ्रू, और वही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जमा होके फिर जब हम एयर बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हम एयर के साथ बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो आप लोग देखें इधर हमारे पास कंसंट्रेशन 4% होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इससे यह बात जाहिर होती है, चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा अंदर की तरफ गया है और कम ऑक्सीजन बाहर की तरफ आया, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन अंदर रह गया, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कम अंदर की तरफ हम लेके गए हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ लेके आए हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होके एयर की तरफ आ चुका है और एयर के साथ बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये हम जब एयर को एक्सहेल कर लेते हैं और उसकी एनालिसिस कर लेते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि 4% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है नॉर्मली। वाटर वेपर्स की बात कर लेते हैं। तो वाटर वेपर जो है ये वेरिएबल है, जो एयर हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं
तो वो डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे, टेम्परेचर पे। कई जगहों पे नमी ज़्यादा होती है हवा में, कई जगहों पे हवा में नमी कम होती है। मुख्तलिफ सीजन्स में जो है हवा में नमी ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ सीज़न में ड्राई सीज़न होता है, मतलब सर्दियों में बहुत खुश्क जो ख़ज़ान का मौसम आता है तो हवा बहुत खुश्क होती है, उसमें वाटर वेपर्स की मकदार बहुत कम होती है। अगर अगस्त के महीने में और इस तरह के गर्मियों के महीने में देखा जाए तो ज़्यादातर जो अगस्त का महीना होता है तो उन दिनों हवा में वाटर वेपर्स की मकदार ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे और मतलब मौसम पे डिपेंड करता है। तो वाटर वेपर वेरिएबल होता है इंस्पायर्ड एयर में, और जो एक्सपायर्ड एयर होते हैं उसमें सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड होगा। आप लोगों ने देखा होगा शीशे की तरफ हम यूं मुंह करके इस तरह कर लेते हैं तो शीशे के ऊपर जो है वो वाटर वेपर जो है वो हमें नजर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एयर हम बाहर की तरफ लेके आते हैं उसमें वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हाईली सैचुरेटेड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें वाटर वेपर्स ज्यादा मिकदार में पाए जाएंगे। टेम्परेचर की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर भी इंस्पायर्ड एयर में डिपेंड करता है, वेरिएबल होता है। क्या है? वेरिएबल होता है। मतलब जो एयर आप अंदर की तरफ लेके जाते हैं उसका टेम्परेचर क्या है, वो जाहिर बात है अगर गर्मियां होंगी तो जो एयर हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं वो एयर गर्म होगा, वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जो एयर हम बाहर की तरफ लेके आते हैं, सॉरी, अगर हम सर्दियों में जो एयर अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो जाहिर बात है उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि बाहर सर्दी है। तो सर्दियों की वजह से टेम्परेचर में फ़र्क आता है, गर्मियों की वजह से। तो मुख्तलिफ महीनों में, मुख्तलिफ सीजन में टेम्परेचर जो है ये वेरिएबल होता है इंस्पायर्ड एयर में, जो एनवायरनमेंट से हम लेके जाते हैं। हाँ, अब वही एयर हम बाहर लेके आते हैं बॉडी से, तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है तो उसी के साथ ये रिजेंबल करेगा। तकरीबन ये 38 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास टेम्परेचर होगा जो है हम एयर बाहर की तरफ लेके आते हैं। तो आप सर्दियों में या गर्मियों में जो एयर हवा बाहर की तरफ लेके आते हैं वो गर्म होती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सेम होता है, बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक होता है। और हमारे पास दूसरा है डस्ट पार्टिकल्स। ये वैसे मैंने इजाफी ऐड किया है। तो डस्ट पार्टिकल्स डिपेंड करता है, आप सिटीज़ में रह रहे हो और वो एरिया जहाँ पर गर्द गुबार ज़्यादा है, डस्ट ज़्यादा है, जरासीम मतलब पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर बात है इनहेल्ड एयर में वो वेरिएबल होंगे। मतलब अगर किसी जगह पे डस्ट ज़्यादा है तो आप जो एयर इनहेल करते हो उसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। जहाँ पर मतलब आप साफ़ सुथरे माहौल में चले जाएँ, आप पहाड़ों की तरफ और इस तरह ऐसे इलाकों में चले जाएँ जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं होती, जहाँ पर धुआं ज़्यादा नहीं होता, जहाँ पर जो है वो इंसान बहुत कम होंगे, तो वहाँ हवा जो है वो फ्रेश होगी और उसमें डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे, ठीक है। और जो एयर हम बाहर की तरफ लेके आते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट नन डस्ट उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे, ऑलमोस्ट नन। अब आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन चूंकि बुक में नहीं दिया गया, मैंने इस वजह से ऐड किया कि कमेंट बॉक्स में किसी बंदे ने पूछा भी था तो मैं इधर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। उसने कहा था कि जो एयर हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो जाता है ब्लड के साथ, और नाइट्रोजन क्यों नहीं बाइंड होता? हालांकि नाइट्रोजन की मिकदार देखा जाए तो नॉर्मली 79% हम लिख लेते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में 78 भी लिखा होता है, ठीक है। तो 78 to 79% नॉर्मली आप लोग याद रखें कि 79% नाइट्रोजन की मिकदार। और एक्सहेल एयर में भी और इनहेल एयर में आप जो एयर अंदर की तरफ लेके जाते हैं उसमें नाइट्रोजन की मिकदार 79%, और जो एयर बाहर की तरफ लेके आते हैं उसमें भी 79%। इसका मतलब है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, जैसे नाइट्रोजन अंदर गया उतना ही नाइट्रोजन बाहर की तरफ आता है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अंदर बॉडी के किसी भी सेल के साथ मिलता नहीं है, आपके ब्लड के साथ नहीं मिलता, आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। हाँ, अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो हमारी बॉडी को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए। तो वो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है? तो हम जब सब्जियां वगैरह होती है उसमें जो नाइट्रोजन होता है हम उसी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, हमें उसी के थ्रू नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन जो एयर हम इनहेल करते हैं उससे हम नाइट्रोजन नहीं लेते। अब क्या वजह है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर मिसाल देता हूँ, ये आपका क्या है? रेड ब्लड सेल है, क्या है? आरबीसी है, ठीक है। इधर नाइट्रोजन भी मौजूद है और इधर ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है। और इधर मैं आरबीसी या ब्लड, ठीक है, पूरे का पूरा ब्लड लिख लेता हूं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब कुछ मौजूद है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन हेमोग्लोबिन हमारे पास मौजूद होता है।
हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कर लेता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मौजूद है। अब उसी ब्लड में देखा जाए तो नाइट्रोजन के लिए कोई बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं ना सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारे पास गैसेस है वो उस मतलब जो लिक्विड है उसमें शामिल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो आपका जो लिक्विड है, ये जो ब्लड है, ब्लड में नाइट्रोजन के लिए बाइंडिंग कोई प्रोटीन नहीं है, उसको बाइंड होने के, उसके साथ मिलने के लिए कोई प्रोटीन मौजूद नहीं है। तो इस वजह से नाइट्रोजन किसी के साथ बाइंड नहीं होता और वैसे के वैसे ही बाहर आ जाता है। हाँ, रेड ब्लड सेल्स मौजूद है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मौजूद है और हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है। तो दो तरह की गैसेस बॉडी के अंदर जाती हैं, मतलब काफी तरह की जाती है, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मौजूद है। तो ऑक्सीजन के साथ चूंकि बाइंडिंग प्रोटीन मौजूद है तो वो उधर बाइंड हो जाता है, और नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन के लिए कोई बाइंडिंग प्रोटीन नहीं मौजूद, तो इस वजह से नाइट्रोजन उसके साथ बाइंड नहीं होता, इस वजह से। तो ठीक है, इधर मैंने नाइट्रोजन का भी जिक्र किया कि 78 to 79% नाइट्रोजन इनहेल्ड एयर में भी और एक्सहेल्ड एयर दोनों में सेम नाइट्रोजन मौजूद होता है। और जो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, जो हमें दरकार है, वो खुराक के जरिए हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो उधर से हम ले लेते हैं और वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। ऑक्सीजन गैसेस के थ्रू जो है वो नाइट्रोजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे कि लिक्विड के अंदर वो गैसेस के शामिल होने की सलाहियत, और ये क्या मतलब कि ये गैसेस उस लिक्विड के अंदर शामिल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अब शामिल होने के लिए ज़ाहिर बात है उसके लिए कोई और तरह का जो है वो एलिमेंट चाहिए ताकि वो उसके साथ बाइंड हो। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन हमारे पास रेड ब्लड सेल में मौजूद होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकते हैं और नाइट्रोजन के साथ नहीं। तो इस वजह से नाइट्रोजन बाइंड नहीं होता, वो वैसे के वैसे बाहर आ जाता है। और चूंकि ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग प्रोटीन मौजूद है तो वो अंदर की तरफ मतलब वो शामिल हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।